क्या क्या आ रहा है सिलेबस बताइए एक बार। सीक्वेंस सीरीज, नो सॉरी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कोनिक, राइट? यस सर। और सर इतना है। और लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट आ रहा है बस। डेरिवेटिव्स वाला basically। हाँ, और बस इतना ही, और ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। एक सेकंड में आपको चेक करके बताती हूँ पूरा। बता दें क्योंकि इसी पोर्शन में से कुछ पढ़ लेंगे, एग्जाम्स भी आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी तो हमें करनी ही है ऑलरेडी। सर करना है। कोनिक्स सेक्शंस एक बारी। कोनिक सेक्शन तो हमारा स्टार्ट हुआ क्लास में, नहीं? मतलब दूसरी क्लास एक्चुअली कोनिक सेक्शन की लेने वाली थी सर, यस सर, वो ले रहे थे मगर मगर फिर हुई नहीं कंप्लीट। कितना हुआ? सर अभी पैराबोला वगैरह पढ़ रहे थे। डेरिवेटिव्स वाला पार्ट आता था तो सर रिवाइज करना है। मैं करा सकता हूँ ना अभी, डेरिवेटिव्स वाला पार्ट खत्म करा देता यस सर। हूँ। इतना ही पोर्शन है ना? या कुछ और भी है? चेक किया तुमने? सर खुल रहा है। यस सर। सर लीनियर इनक्वालिटीज आ रहे हैं, पीएमसी आ रहे हैं, और कोनिक सेक्शंस, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, डेरिवेटिव्स, और प्रोबेबिलिटी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल, ओके ओके। यस सर, फर्स्ट टर्म में नहीं आया था। तो देख 3D और डेरिवेटिव तो बहुत ही सिंपल है, मतलब एज इन 3D और डेरिवेटिव तो ऐसे दो चैप्टर्स हैं कि जो एक्चुअली तुम लोग 12th में पढ़ रहे होगे। पहले मैं तेरे को ये बता देता हूँ कैसे, मतलब कैसे फॉर्मेशन है इन दोनों की ना। ये बहुत ही कुछ नहीं दिया है 11th क्लास में, बस एक तुम्हें छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। बस यहाँ पे ही हो जाता है डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है ना, तो ट्रिगो के भी थोड़े रूल्स लगने शुरू हो जाते हैं। ट्रिगो भी यूज कर सकते हैं हम इसमें काफी। कैलकुलस के अंदर पूरे ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट होगा और मेन कैलकुलस हमारा 12th क्लास में होगा, तो इसलिए ट्रिगो हमने इस साल तो प्योर ट्रिगो के क्वेश्चंस देखे हैं। बट मोस्टली नेक्स्ट ईयर जो होगा ना, वो सब कुछ बेस्ड ऑन ट्रिगो होगा, मतलब फंक्शंस सारे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो इसीलिए डेरिवेटिव के केस में हमें थोड़े से क्वेश्चंस लगाने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज का यूज करके देख लें और सब कुछ। और अदरवाइज हमारा पूरा डेरिवेटिव्स तो या डिफरेंशिएशन तो 12th क्लास का यूनिट है, तो बहुत ही बेसिक ही चीजें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी ना अगर क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होगा, तो वो ट्रिगो की वजह से नहीं होगा। तो इसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ रहे हैं, तो मतलब वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहले रिवीजन कर। ठीक है, मतलब यस सर। इस तरीके से पढ़ियो एग्जाम के लिए। मैं तुझे वो बता देता हूँ, कॉनिक सेक्शन का पूरा अपना एनसीईआरटी खत्म करियो मिसलेनियस के साथ। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अगर सही से करेगी तो कर लेगी उसको, क्लास के साथ साथ थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना, और अगर नहीं कर पाए तो फिर एट द एंड जाके मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज तो सब चैप्टर्स के करनी है। पूरा यस एनसीईआरटी सर। मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज करके जाना है, क्योंकि वो एक तो उसमें से देख कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे भी पेपर के अंदर, एक बात। और दूसरा ये कि अगर तूने वो क्वेश्चंस कर लिए तो तेरे को आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हो रहे होंगे। जिस चाहे तेरे को जो भी चैप्टर तैयार करना है, सारे करने हैं तो मतलब करने तो सारे चाहिए आइडियली, बट जितने भी करने हैं उसके हिसाब से यही स्ट्रैटेजी रखनी है कि सबके मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स होने चाहिए या समझ आने चाहिए, सब करके देख के जाने एक बार ना। एंड डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं होगा। डेरिवेटिव्स का तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यार, कि अगर आप किसी भी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो तो एफ डैश एक्स उसका डिफरेंशिएशन बोला जाता है। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव डी सिंबल है डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको लिखने के, ऐसी बात नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स भी लिख देते हैं इसी चीज को, क्योंकि वाई और एफ एक्स दोनों फंक्शन ही है। हमने फंक्शन में सीखा था कि y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा कोई भी जनरल फंक्शन होता है, मतलब किसी भी फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू होगी कि आपने लिमिट सॉल्व करनी तो सीखी है ही, आप फंक्शन को ऐसे लिखो, f के अंदर x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। एच कहाँ से आया, x प्लस एच और x का डिफरेंस ही h है। x प्लस एच में से अगर हम x को घटाएंगे तो h ही बचेगा हमारे पास, एंड दिस h टेंड्स टू जीरो। आइडियली इसकी डेफिनेशन ये है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन y, मतलब कितना y चेंज हो रहा है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसका ये मतलब होता है। चेंज इन वाई एज इन क्या है भाई, मतलब आपके आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो अगर आप इनपुट में थोड़ा सा चेंज करोगे तो। इनफैक्ट ये वर्ड थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा अगर आपने इनपुट में चेंज किया बहुत जरा सा, तो आपका आउटपुट कितना चेंज होगा, इस चीज का रेशियो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब इसका ये। बट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिवली के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो कुछ नहीं, तेरे को एक फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स, है ना, उसमें तेरे को बार बार यही फॉर्मूला लगाना है और उससे उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसके कुछ क्वेश्चन ही करके दिखाता हूँ तेरे को डायरेक्ट, और वहीं से शुरू करते हैं कि हमारे पास कोई, चल तेरे को फंक्शन पता तो है डिफरेंशिएशन फंक्शंस के, एफ यस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बता इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा। सर 2x। 2x,
अब हम इस 2x को प्रूव करेंगे कि 2x कैसे आ रहा है। मतलब ये हमें डायरेक्टली पता है बात कि इसका 2x है, और अगले साल हम यही चीजें ज्यादा यूज कर रहे होंगे, थोड़ी सी ये भी आएंगी जो भी हम करने वाले हैं। बट ये आया कैसे आंसर, अभी हम इस पे बात कर रहे हैं। अभी 11th में ये सिखाया जा रहा है बस। काम इसका बहुत ज्यादा नहीं है वैसे, बट वही है कि बहुत ज्यादा नहीं है बट है थोड़ा। तो इसलिए इसके लिए इसे समझा जा सकता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x है, ये तो हमें पता है, बट आया कैसे होगा। तो हमने कहा कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। उस फंक्शन के अंदर आप h बढ़ा दीजिए, यानी कि f ऑफ x प्लस h करिए माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये फॉर्मूला तेरे को याद रखना है हमेशा। एफ एक्स इस केस में क्या है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो जहां जहां एक्स है, एक्स प्लस एच का ये मतलब हो गया, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच से रिप्लेस करिए। तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करना है, माइनस एफ एक्स है मेरे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ऊपर वाला एक्सप्रेशन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन किया, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ये बनेगा पूरा। इसमें से माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाई h। आप ऊपर से एक h कॉमन लेके नीचे वाला h कैंसिल कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन करते जाओ जैसे लिमिट सॉल्व करते हो। इसके बाद h प्लस 2x, और लिमिट सॉल्व करते हुए भी हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का काफी यूज होता था, तो वो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे दे सकता है हमें। अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप h को 0 पुट करेंगे तो 2x बनेगी वैल्यू, विच इज फाइनाइट, कंप्लीटली फाइनाइट। सो 2x मतलब एज लॉन्ग एज x इज नॉट इन्फिनिटी, तो बट x के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया, तो h की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2x। यही आपका आंसर है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही हमें बहुत सारे फंक्शंस के निकालने पड़ सकते हैं। ये तो एक थोड़ा सा इजी एग्जांपल था, आसानी से लिमिट सॉल्व होगी, हो सकता है थोड़ा और टफ होती। तो ये 3-4 क्वेश्चन मेरे साथ लगा। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तुम्हें। सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना है, ये फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूले में सही तरीके से वैल्यूज पुट करनी है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके सर।
सर हाँ जी, सर आंसर आ रहा है -2/x-1 का होल स्क्वायर। -2/x-1 का होल स्क्वायर। यस सर। राइट, चलो जी। इसका निकालेंगे। अभी तेरा कल भी एग्जाम है क्या? यस सर, पर कल इंग्लिश का, उसके बाद 1 हफ्ते छुट्टी है। ओके ओके। और स्कूल में ही हो रहा है एग्जाम? नो सर, घर से। ओके, तो अच्छे हो रहे हैं, कंपैरेटिवली बेटर देन स्कूल। हाँ सर। अगर तेरे को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जाना है तो वो भी बता सकती है, मतलब क्या सर? मैं कह रहा हूँ अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो बता सकती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं in that case। नहीं सर, यहाँ पे तो इस बार में fx sin x + 1 दिया हुआ है। अब हम ऐसे ही कुछ 3-4 एग्जांपल्स करते हैं इसी तरीके के, तो उसमें सर cos x+1। राइट। अब ऐसा भी हो सकता था, देख तुझसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता एट x = 0, मतलब आप डेरिवेटिव निकालिए इस फंक्शन का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एट x = 0 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपने आंसर निकाला ना जो भी एंड में, उसमें बस ये करो कि आप इसका डिफरेंशिएशन पहले तो लिख दीजिए, cos of x+1 आया, वो चाहता है आप इसको x की वैल्यू 0 पे पुट करके दिखाएं क्या आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब f'0 आप उसको लिखेंगे, f'0 = cos 1, the answer। ओके सर। ये 1-2 क्वेश्चन चल सॉल्व करते हैं। एक तो x sin x, x sin x plus cos x अपॉन sin x minus cos x, सबका फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। तो बता मेरे को क्या बनेगा f dash x। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें? सर पहले उसको x+h और उसके जगह पे। ठीक है,
f of x plus h minus fx divided by h. So f dash x would be x plus h sin x plus h minus x sin x upon h. आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, एक्सप्रेशन को x प्लस एच साइन x प्लस एच को, मतलब yes x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन x प्लस एच को, तो x साइन x प्लस एच बनेगा एक तो, yes और एक बनेगा प्लस h के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो h इंटू साइन ऑफ x प्लस एच yes sir. माइनस x साइन। सर इसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो फॉर्मूला था साइन a प्लस बी वाला वो यूज कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और उससे पहले देख हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके करें ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब और ओके सर. आसानी से भी हो सकता है। तो इस केस में हम इसको देख पहले फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके x कॉमन ले सकते हैं क्या? हमारी प्रॉब्लम है कि नीचे h है, तो 0.0 की फॉर्म बन रहा है ये, तो इसको ऐसे समझो 0/0 की फॉर्म है और h नीचे वाली प्रॉब्लम है, तो अगर h नीचे वाली प्रॉब्लम है तो h नीचे से खत्म होना चाहिए, h यस साइन सर. के साथ जा सकता है एक तरीका, या h कैंसिल हो जाएगा। देख दूसरे वाली टर्म के साथ h अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूँ, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर रहा हूँ, x कॉमन लिया तो अंदर बचता है साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x, और यहां पे मेरे पास बचता है h सॉरी प्लस प्लस में h साइन x प्लस एच। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के साथ अलग अलग h लिख दे, इसलिए लिखा क्योंकि देख दूसरे वाले में तो h से h कैंसिल ही हो गया, यस सर. हट ही गई, सीधा लिमिट सॉल्व भी हो गई। और पहले वाले में साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं रोशनी, हम यस साइन सर. ए प्लस बी वाला तो लगा ही सकते थे, वो तो करेक्ट था ही, बट उससे हमें थोड़ा सा ना, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता। यस सर. उसके बजाय अगर हम साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो वो ज्यादा बेटर है। याद है तेरे को फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी? कोई नहीं, सर सेंटर पेज है तेरे पास, वो बनवाया था मैंने, कौन सा सर? सेंटर पेज बनाया था ना एक ट्रिगो में, यस फॉर्मूला सर. यस सर है. साइन माइनस साइन बी, उसमें देख बता मेरे को क्या है। ओके सर. ऐसे ना याद करने के लिए फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा जितना हम बोलेंगे ना उतना ही ज्यादा याद भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब गलत तरीके से ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। क्वेश्चन ही टफ ऐसे बनेगा एक्चुअली, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में हमारे पास टफ बनाने के लिए ना, फॉर्मूला तो एक ही है सिंपल, लिमिट्स ही सॉल्व करानी है। अब लिमिट सॉल्व यस करने के लिए फिर ट्रिगो ले। सर. 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू, सॉरी सॉरी तो प्लस का है. वही मैं सोच रहा था। ऐसे भी याद कर सकते हैं लेकिन इन सारे फॉर्मूला को ना, तो हम ये याद कर लेते हैं कैसे फॉर्मूला हमारे पास बना था ये एक्चुअली इनिशियली। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले होते थे कुछ कुछ, और ऐसे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले होते थे। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसी साइन ए प्लस बी यस का सर. फॉर्मूला साइन ए सॉरी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था ये, कॉस ए प्लस बी का था इसके बिल्कुल ऑपोजिट। जब दोनों को ऐड करते थे तब हमारे पास टू कॉस ए कॉस एच बनता था, मतलब टू कॉस ए कॉस बी बनता था, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते थे तो टू साइन ए साइन बी बनता था।
तो ऐसे हम और 2 sin a sin b की वैल्यू आती थी cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो वहां इस तरीके से हमने फॉर्मूले बनाए थे sin a माइनस sin b, तो वहां से भी हम इन्हें याद कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी ना सर। Yes, sir. So, so formula है 2 cos a plus b upon 2 into sin a minus b upon 2. अब इसको याद कैसे रखेंगे रोशनी? इसको याद ऐसे रखेंगे, देखिए जब भी मैंने एक और बात बताई थी कि जब भी साइन वाले फॉर्मूले होंगे ना, तो दोनों चीजें आ रही होंगी, साइन और कॉस आंसर में। Yes, sir. और जैसे साइन के बीच में साइन लगा हुआ है नेगेटिव है, तो देख साइन भी नेगेटिव वाले के साथ ही है, यहां से ये समझ सकते हैं। तो ये बना हमारे पास 2 cos a plus b by 2 which is x plus h plus x, that is 2x plus h by 2 into sin x plus h में से माइनस करेंगे x, तो that will be h by 2 अपॉन आया h। और इसको तो मैं अलग ही ले गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने लिमिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि ये तो सॉल्व भी हो रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप h को 0 रखेंगे, आंसर sin x दे देगा। तो आपको दूसरी लिमिट सॉल्व करनी है। उसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या है, कॉस वाली टर्म तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कॉस वाली टर्म से तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस का तो अगर हम ध्यान दें, कॉस वाली टर्म में h की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 2x अपॉन 2 बनेगा, x आ रहा है cos x। cos x तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब Yes, प्रॉब्लम है sir. साइन, क्योंकि वहां पे अगर h को 0 रखेंगे तो साइन 0 बन जाएगा न्यूमरेटर में, और अगर h 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 0, 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है अगेन। बट मेरे Yes, को sir. याद है कि साइन h बाई 2 लिखा हुआ है, तो अगर नीचे भी h बाई 2 हो तो वैल्यू 1 हो जाएगी, फॉर्मूला वैलिड, फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। याद है फॉर्मूला, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। साइन के इनपुट में जो है, अगर वही साइन के अपॉन में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। Yes, sir. तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कि मुझे नीचे भी 2 चाहिए, ऊपर भी 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो h बाई 2 बना, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 बना 1, 2 से कैंसिल हुआ 2, h की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो ये बन जाएगा cos x, साइन x प्लस x cos x, ये आंसर है। बट हाँ, डेफिनेटली हमें मतलब थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं क्वेश्चंस। Yes, sir. आगे बढ़े, सेकंड वाले करते Yes, हैं, sin x plus cos x on sin x minus cos x। sir. इसका प्रोसेस है डेरिवेटिव. बिल्कुल। चल इसको ना होमवर्क के लिए लिख ले, ऐसे कर, इसको तो अपना खुद करके देख लियो सॉल्व अगर होता है तो। ये कर, एक सेकंड, ये वाला थोड़ा और बेटर क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर cosec x। सॉरी रोशनी, ये नहीं करना है एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व, ये करना है। एक सेकंड रुक जा, कर कर कर। नहीं नहीं, यही करना है ऊपर वाला, सॉरी
करते हैं। हाँ जी, कहाँ तक पहुंची बात? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। बता मुझे। एफ डैश एक्स लिखें, डायरेक्ट लिख दूं? सर लिमिट, हाँ जी, आ रही है मुझे बस। यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट लिख दूं ना। यस सर। तूने लिख लिया होगा कुछ कुछ चीजें तो ना। कॉसेक के यस सर। अंदर x प्लस एच आएगा, माइनस रूट के अंदर कॉसेक एक्स आएगा डिवाइडेड बाई एच। अब बता कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट हो? सर पहले तो लाइक मैंने ऊपर नीचे दोनों इसी को मल्टीप्लाई कर दिया कोसेक। ओके, ठीक है। फिर मैंने वो फॉर्मूला लगाया था। तो एक बार ऐसा करना, ऐसे मत कर। अच्छा ठीक है, चलो कर सकते हैं ना, डायरेक्टली भी कर सकते हैं रैशनलाइज। तो तूने रैशनलाइज करा तो क्या बना ऊपर पहले मुझे? सर क्या वो फॉर्मूला लगाने के बाद? हाँ, क्या टर्म क्या बनी पूरा सिंप्लीफाई करने के लिए? सर cos x cos h माइनस sin h माइनस cos x अपॉन h इंटू रूट अंडर cos x प्लस h प्लस रूट cos। एक बार बस न्यूमरेटर वाले टर्म बोल। h इंटू रूट अंडर cos x प्लस h प्लस रूट अंडर cos h। नहीं नहीं, ये तो डिनोमिनेटर में बना होगा ना। अच्छा न्यूमरेटर सर। सर cos x cos h माइनस sin h माइनस cos x। ओ, पता नहीं इसमें कैसे बनी है। लेट्स सी। cosec x प्लस एच माइनस, जैसे कि हम इसको करेंगे रैशनलाइज तो ये बन जाएगा, ऊपर ये टर्म पूरी हट जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा, और नीचे h इंटू कॉसेक के अंदर, सॉरी रूट के अंदर cosec ऑफ x प्लस एच। और देखिए ये जो नीचे न्यूमरेटर में टर्म बनी है ना, सेकेंड वाली, h तो प्रॉब्लमेटिक है बट ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, प्लस है ये। क्योंकि जैसे ही आप h को जीरो रखते भी होगा तो ये भी cosec रूट x बनेगा, ये भी cosec रूट, ये तो ऑलरेडी रूट cosec x है ही। फर्स्ट वाला भी h की वैल्यू जीरो रखती रूट cosec x ही बन जाएगा। आप अभी बाहर निकाल सकते हो चाहो तो ये बन जाएगा 1/2 रूट के अंदर cosec x। अब यहाँ पे बचता है h और ऊपर बनता है cosec ऑफ x प्लस एच माइनस cosec x। तो cosec के लिए क्या कर 1/sin लिख सकते हैं उसको, 1/sin ऑफ x प्लस एच माइनस के 1/sin x डिवाइडेड बाई h।
हम इसको बोल सकते हो 1/2 रूट के अंदर cosec x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा sin x माइनस sin ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाई sin x sin ऑफ x प्लस h इंटू h। एक sin x से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन ऑफ x प्लस एच से भी नीचे वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर हाँ प्रॉब्लम है, नीचे वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ अगेन, तो इसको बाहर निकाला तो ये आएगा h की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन एक्स ये बनेगा, साइन एक्स ये बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जाएगा 2 रूट के अंदर cosec x तो ऑलरेडी है इंटू 1/sin स्क्वायर एक्स अभी आया। आप बताइए क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 बचा और sin x माइनस sin x प्लस h न्यूमरेटर में अपॉन में h। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? अभी करके आए हम ये सॉल्व। वही sin x upon x है ना, इसको so sin x upon x। नहीं वो तो करके आए हैं बट अभी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सीधा नहीं कर, एक ऊपर साइन अकेला सिंगल होना चाहिए ना, अभी तो साइन एक्स Yes भी है sir। ऊपर, साइन एक्स प्लस एच भी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एच है, तो अभी वो बिल्कुल कंप्लीट उस फॉर्म में नहीं है। उसको करने के लिए तेरे को ऊपर साइन है माइनस साइन भी फिर से लगाना पड़ेगा। अगर साइन है माइनस साइन भी लगाते हैं, देखिए बनेगा हमारे पास 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी कि 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x में से x प्लस h घटाएंगे तो माइनस के h बाई 2 हो जाएगा, नीचे है h। पहले हमें ऊपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन ए माइनस साइन बी वाला, और अब देख अब ऊपर एक साइन है एक कॉस है, कॉस वाली टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, h को आप 0 रखिए वो सीधा cos x 2 cos x बाहर आ जाएगा, इससे प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या कर सकते हैं जी, आप -1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, एक माइनस बाहर लगा दीजिए, एक माइनस यहाँ पे लगा दिया जिससे कि ये सॉल्व हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा एक्चुअली तो, और 2 से डिवाइड करा तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। नाउ दिस टर्म, ये सेकंड स्टेप में लिखना था, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया, दो बारी में लिखे इसको, पहले एक बार नॉर्मल लिखे फिर दूसरी बारी में ये ऐसे इसको चेंज कर दिया, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास 1, यहाँ पे h को आप 0 रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 2 हुआ कैंसिल, ये बना हमारे पास cos x, तो आंसर आया माइनस के 1/2 रूट के अंदर cosec x इंटू 1/sin स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos x आ गया बस, सिंपल। तो इसकी अगर हम बात करें तो -1/2 रूट के अंदर बचता है cosec x, एक cos x अपॉन sin x cot x बना देगा, और एक 1/sin x ऊपर जाके cosec x बना देगा। तो अगर हम बात करें नॉर्मली इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे होते तो पहले हम रूट का करते तो देखिए आया, पहले रूट का करा 1/2 रूट के अंदर cosec x सेम, फिर cosec x का करा तो cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। देखो अगर चेन रूल से कर रहे हैं तो आंसर चाहिए आप, समझ आई बात क्या हो रहा है? Yes sir। हो रहा है तो अच्छा क्वेश्चन।
नॉर्मल प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के भी आ सकते हैं, जैसे कि एक तो क्वेश्चन उसके भी कर ले कि अगर प्रोडक्ट रूल या फिर क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन आता है तो लेट्स से ये हमें दिया गया है fx इज इक्वल्स टू x प्लस sec x। अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना, आपको नॉर्मली करना है जो आपने रूल सीखे, प्रोडक्ट रूल या फिर क्वेश्चन रूल। चेन रूल नहीं लगेगा इनमें, मतलब क्वेश्चन नहीं देंगे ऐसे तो चेन रूल लगाने की जरूरत है। Sir, am I audible? यस यस यस। तो नेट थोड़ा सा खराब चल बस रहा हो है, गया? डिस्कनेक्ट हो गया। क्या है बताओ। तो प्रोडक्ट रूल से ही करना है ना, वन टर्म एट अ टाइम। सर थोड़ा लंबा आ रहा है। पहले चल ऐसे स्टार्ट कर, x प्लस sec x का करा, यस सर। क्या आया? मैंने वो मल्टीप्लिकेशन वाला वो जो रूल था उससे किया है।
ना बता ना तुम कैसे किया समझ में। सर वो ये वी किया है ना। डी बाई डी एक्स यू प्लस यू डी बाई डी एक्स वी वाला यूज ठीक है करके। ठीक है, तो कैसे अप्लाई कर रहा करा हमने यहाँ पे। सो मैंने इसमें लगाया तो फिर ये बना x प्लस सेक एक्स डी बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स डी बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स। करेक्ट है। देन फिर मैंने सर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स जो भी होगा ये क्या होगा, ये वैल्यू भी तो निकालनी होगी, ये डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सर मैंने उसको डिफरेंशिएट किया x माइनस टेन एक्स को। क्या आया। सर नॉट ऑडिबल। सर मैं ऑडिबल। सर मेरा आया वन माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स तो टेन उसको एक्स भी की तो। करेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस देन यस सर। एक्स माइनस टेन एक्स एज इट इज रखेंगे, तो यस एक्स सर। प्लस सेक एक्स का करेंगे तो क्या आएगा। सर वन प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हो पाता है तो कुछ यहाँ से सॉल्व, अदरवाइज इसको ऐसे भी सर छोड़ मैंने सकते कोशिश की इसमें ही रह गया फिर। छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बनेगा बट हाँ तो कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करा तो x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, वैसे हमें आंसर सिंप्लीफाई करके ही देना होगा, सेक एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स प्लस ये बनेगा हमारे पास x से मल्टीप्लीकेशन करा पूरे का, तो x प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, ये हो जाएगा एक्स एक्स ऐड हुए टू एक्स बना, ओके सेक एक्स माइनस टेन एक्स बना, यस सर। देन हम देखिए यहाँ से भी दोनों से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, अब ये बच्चा है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, अब एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है। पहले तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स सेक एक्स टेन एक्स को देख लेते हैं, दोनों से एक्स सेक एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे तो बच जाएगा सिर्फ टेन एक्स प्लस के टेन एक्स इनफैक्ट, और यहाँ पर जाएगा माइनस के सेक एक्स, जो मैं बात कर रहा हूँ रोशनी इन दोनों की कर रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से मैंने कॉमन लिया। यस सर। अब बचता है मेरे पास माइनस के सेक क्यूब एक्स और माइनस के टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स, इसको तो ऐसे ही लिखा फिर से, टेन स्क्वायर एक्स को मैं वन प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ, तो लिख रहा हूँ क्योंकि और टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि, तो यहां से मैं इसको बोल सकता हूँ टू एक्स प्लस सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स, अब वो अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस के सेक एक्स माइनस के सेक क्यूब एक्स, तो माइनस के सेक क्यूब एक्स और माइनस के सेक क्यूब एक्स भी ऐड हो जाएंगे, सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा टू एक्स माइनस टू सेक क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स, यही फाइनल आंसर होगा। बट ऐसा कुछ बना नहीं, सेक क्यूब मुझे लगा सेक क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा मुझे,
पर हाँ हमें फाइनल आंसर वैसे ऐसे देना चाहिए, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। समझ आई बात? यस सर। अब हो जाएगा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स, कुछ कुछ यस क्वेश्चंस सर। और लगाने पड़ेंगे तेरे को दो चार, बट मैं तेरे को ये फील दिलाना चाह रहा था कि क्या है पूरा उसका ना, क्या सिस्टम, क्या हमसे पूछा गया, पूछेगा क्या, और कहाँ पे वो प्ले करेगा, कहाँ पे वो चीजें उससे एक्स्ट्रा पूछ सकता है। तो वो लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएगा बेसिकली डिफरेंशिएशन के लिए। तो अगर आपके लिमिट्स थोड़ा ठीक ठाक है और ट्रिगो के फॉर्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो याद है, और थोड़ा लिमिट्स भी रिवाइज करनी पड़ेगी, बस वो वाली जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कराए, यस यानी सर। कि साइन एक्स अपॉन एक्स वाले, टेन एक्स अपॉन एक्स वाले थोड़े से वो देख लियो, और उसके अलावा ये सब भी देख लियो हल्का सा, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल वाला। तो इसमें दो चार ही क्वेश्चन देखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, शुरुआत के दो चार क्वेश्चन। ओके और सर। यही पूछेगा बस डिफरेंशिएशन में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मोस्ट प्रोबेबली उससे डिफरेंशिएशन पूछना चाहिए कोई, जिसमें वो सॉल्व करा रहा होगा लिमिट्स। 3D में भी बहुत सिंपल है। तुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है 10th क्लास की? मतलब 10th वाली कोऑर्डिनेट याद है कुछ, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर एग्जांपल? सर मुझको सुनाई नहीं दी तेरी वॉइस, तो बोल रही थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके अभी आ रही है? यस सर। मैं पूछ रहा था कि तेरे को याद है थोड़ी बहुत 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला बता दो पॉइंट्स के बीच में। सर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3D में क्या होगा ना, तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, यस सर। एक्स वाई जेड। लेट्स से अभी तू लैपटॉप पे देख रही है अगर, या फोन पे है, तो जिस पे भी है उसकी स्क्रीन एक 2D है, सिर्फ स्क्रीन, पर फोन खुद में 3D है, क्योंकि फोन के पास थिकनेस भी है। स्क्रीन पे जो भी चीज होगी वो स्क्रीन पे ही दिखाई दे रही होगी, राइट? तो जेड कोऑर्डिनेट ना ऐसा होता है कुछ के तू ऐसे अपने फोन को ऐसे फिंगर से टच कर, या जो भी लैपटॉप है कुछ भी, तो ये जेड कोऑर्डिनेट है। तेरा स्क्रीन एक्स और वाई है, स्क्रीन की लेंथ एक्स होगी और स्क्रीन की विड्थ वाई होगी। तो जो तू फिंगर टच कर रही है उस पर, फिंगर जो बाहर की तरफ आ रही है निकल गई, यानी कि जो थिकनेस दे रही है इस चीज को, वो हमारा जेड यस सर। कोऑर्डिनेट। 3D ये होता है। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पता है क्या है, जितने फॉर्मूले हैं ना 2D वाले, यस वो सर। सब के सब 3D में ऐसे एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ना पॉइंट के, जैसे वहां पे होते थे x1 y1, यहाँ पे यस होंगे सर। x1 y1 z1, z भी कोऑर्डिनेट होगा। सर सिर्फ सिमिलरली एक ऐड हो जाएगा उसमें से। बस डिस्टेंस फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये बन जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। सिमिलरली सेक्शन फॉर्मूला भी वही बन जाएगा। ऐसी सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता था, याद है ट्रायंगल के सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता था? x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, यस तो सर। ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे? नो सर। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ऐसी सेम y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, x वाले को डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तीनों को ऐड करते हैं डिवाइड बाई 3 कर देते हैं y वाला, ऐसे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकल जाता है, राइट? यस सर। वैसे ही अगर कोई ट्रायंगल 3D में होगा, तो यानी कि वो x1 y1 z1 x3 y3 x2 y2 z2 x3 y3 z3 होंगे उसके पास, तो उसका z कोऑर्डिनेट जो होगा सेंट्रोइड का सेम z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 से निकल जाए। और अब एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी 3D को इमेजिन करना हो ना, तो जिस रूम में तू बैठी है उस रूम का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लिया कर, ठीक है? उस कॉर्नर के अराउंड तेरे को 8 रूम बनाने का है, 8 रूम बन जाएंगे, और एक तेरे वाला रूम, एक तेरे साइड वाला रूम, और दो बिल्कुल इनके पैरेलल रूम। जो कॉर्नर, ये जो भी तेरा कॉर्नर है ना, इसके यस अराउंड सर। ऊपर से खड़े होकर देख, इस कॉर्नर के अराउंड तीनों बना दे। एक रूम तेरा हुआ, जो जहां भी तू देख रही है उसके अराउंड जो 3 जगह बची हुई है, उन तीनों पे एक एक रूम रख दे। तो इमेजिन इट लाइक देयर आर 4 बॉक्सेस, ऐसे, एक 1 2
3 4 4 रूम ऐसे हो गए बॉक्सेस की तरह, तो जो बीच वाला पॉइंट है वो ओरिजिन है, और 4 इनके ऊपर रख दे फिर रूम, 8 रूम्स ये हैं। ये 8 रूम्स बेसिकली हमें पूरा 3D का स्ट्रक्चर दे देते हैं, ऑक्टेंट्स हैं। बट अगर तेरे को ऐसे याद करना है कि 3D के कोऑर्डिनेट्स कौन सा वाला कौन से ऑक्टेंट में होगा, तो जैसे हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, 2D के केस में क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो एक प्लेन के अंदर हम एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे ही अगर स्पेस में कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। अब इन 8 पार्ट्स को हम कैसे समझे? जो भी हमारे 4 क्वाड्रेंट के साइन थे ना, पहले क्वाड्रेंट में साइन बता मुझे कैसे होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन कैसा होता था? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन कैसा था? पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, सर एक्स नेगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव। ठीक है। तो एक सेकंड रुक जा, अब ऑक्टेंट वाले में तेरे को याद करा रहा हूँ, देख साइन ऐसे याद हो जाएंगे। अगर तेरे को ये याद है ना तो ये भी याद है, बस ये मान। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होते थे प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट के होते थे माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के क्या होते थे? सर दोनों नेगेटिव होते थे। एंड देन फोर्थ, सर एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ओके। इन चारों के साथ ऑक्टेंट के साइंस ऐसे ही चलेंगे जैसे क्वाड्रेंट के साइन चल रहे हैं। पहली बार चारों क्वाड्रेंट उठा और उनके साथ पॉजिटिव जेड लगा दे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से चारों क्वाड्रेंट ऐसे ही उठा, यानी कि फिफ्थ क्वाड्रेंट इज जस्ट लाइक, फिफ्थ ऑक्टेंट इज जस्ट लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले दोनों पॉजिटिव, बस इस बार इन चारों के साथ नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि लेट्स से मुझसे किसी ने पूछा कि हाँ जी 7 6 -2 कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है, रोशनी पता है मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? पहले मैं ये देखूंगा कि पहले दो के साइन कैसे हैं, मुझे ये बताओ। या तो पहले दो के देख या लास्ट वाला देख, बस कैसे भी देख ले। अगर लास्ट का पॉजिटिव है तो पहले 4 में होना चाहिए, यस सर। और अगर लास्ट नेगेटिव है तो लास्ट 4 में होना चाहिए। यस सर। और कौन सा उसका नंबर है, ये चीज तो सीधे सीधे इससे देख सकती है कि क्वाड्रेंट कौन सा लाई कर रहा है एक्स और वाई के हिसाब से। जैसे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो या तो फर्स्ट आंसर हो सकता था फर्स्ट ऑक्टेंट या फिफ्थ ऑक्टेंट। यस सर। तो किसी भी तरीके से देख ले, फिर जेड के हिसाब से फिगर आउट कर ले। समझ आई बात? यस सर। चल बता मुझे ये वाला कौन सा ऑक्टेंट होगा? क्या देखें पहले? सर पहले दो देखे। पहले दो देखे तो क्या बनता है उसके हिसाब से? सर या कौन तो सा? फोर्थ या एट्थ। फोर्थ के। अब होना कौन सा चाहिए? सर एट्थ। कूल। बस यही सब चीजें पता होनी चाहिए। 3D में बेसिक इक्वेशन है, सेक्शन फॉर्मूला पे है, वही सेक्शन फॉर्मूला में भी जेड आ जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी बात पे बेस्ड है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कुछ नया नहीं है 3D में। एक्चुअली 3D भी 12th का पार्ट है। हाँ 3D का इंट्रोडक्शन ये है, 3D भी 12th का पार्ट है। सेम लाइक डिफरेंशिएशन, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस जैसे हमारा 11th का यूनिट, 12th में एक पूरा यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंदर जेई के सिलेबस में 3 चैप्टर्स होंगे, 3 के 4 भी हो जाते हैं, और स्कूल लेवल पे 2 चैप्टर्स होंगे। वैसे ही वेक्टर 3D भी पूरा एक यूनिट है, वो 12th का यूनिट है, राइट। वेक्टर 3D 2 चैप्टर्स होंगे जिसमें हम एक्चुअली 3D पढ़ रहे होंगे, क्या होता है 3 डायमेंशनल, किस तरीके से क्या क्या चीजें बन सकती हैं 3D में, 3D की फिगर्स कैसी होती हैं, जब जेड में भी चल रहा होगा तो क्या क्या करेंगे, 3D की लाइंस कैसी होती हैं, राइट। वो सब चीजें हम वहां पे पढ़ रहे होंगे। बट यहाँ पे आपको एक बहुत छोटा सा आइडिया दिया गया है, मतलब आपको ये सिखाया गया है कि आप विजुअलाइज, मेन टारगेट ये है कि आप विजुअलाइज करना सीख लो। तो मेन टारगेट ये है कि तो ये जो मैंने 8 रूम्स बोले हैं ना तुझसे, इधर को 8 रूम्स दिखने चाहिए। क्वेश्चन तो यस हो ही सर। जाएगा, क्वेश्चन का पंगा नहीं है, बट ये 8 रूम्स दिखने लगेंगे ना जब, तो काफी अच्छा होगा ये।
क्योंकि विजुअलाइजेशन ही चाहते हैं बस, राइट। और कुछ पूछना चाहती है? नहीं तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर नो करेंगे। सर, अभी तो नहीं। चलो, ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सर। पूछते रहिए डाउट्स वगैरह कुछ भी पूछने हैं तो एग्जाम्स यस के। सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।